सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है वह है अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी एक अनंत विस्तार की समतल और क्या है आवेशित और चालक चादर है, तो उस चादर के निकट क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, वो भी किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें जो पहला अनुप्रयोग बताया गया है और यह दूसरा अनुप्रयोग जो है दोनों ही बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोनों प्रमेय अनुप्रयोग जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर, यानी अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित और चालक चादर लेना है और उस चादर के निकट क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। हम लोग मान लेते हैं यह अनंत विस्तार की, क्या मानेंगे हम लोग कि यह अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित और चालक चादर हो गया। अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर हो गया। इस अचालक चादर के निकट क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और मान लेते हैं हम लोग जो आवेश है ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। आवेश क्या है, इस चादर के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तो बताया गया होगा कि जो अगर किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला होता है, अगर किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश फैला होता है तो वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आता है जिससे लिखा जाता है सिग्मा से। जो आवेश है वह इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है, तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या आएगा, सिग्मा आएगा। यानी जो चालक लिया गया है अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो यह क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर है। जो चादर लिया गया है वो अनंत विस्तार की है। यह कितना विस्तार है, इसका कितना चौड़ाई है इस चादर का पता नहीं है, क्योंकि आप लिख दिया गया अनंत विस्तार की। तो यह एक बंद पृष्ठ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यह इसकी जो विस्तार है वो अनंत मान लिया गया है। लेकिन गॉस का प्रमेय सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लागू होगा जहां पर क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है गॉस प्रमेय लागू नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। तो बंद पृष्ठ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो भी हम लोग बंद पृष्ठ बनाएंगे इस चादर के पास, तो एक बेलनाकार बंद पृष्ठ बनेगा। कैसा बनेगा, बेलनाकार बंद पृष्ठ। देखिए बनेगा कैसे। तो हम लोग मान लेते हैं इस अनंत विस्तार की जो समतल आवेशित और चालक चादर है इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। क्या खींचा जाएगा, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा। यहां पे जो है इस अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के दो निकट जो है चारों तरफ जो बंद पृष्ठ हम लोग बनाएंगे वह कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो देखिए मान लीजिए यहां पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, यानी यह जो बेलन है इस बेलन की जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वह सामने की तरफ होगी। किधर होगी, सामने की तरफ। तो यहां पर जो इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगा वेक्टर डी ए वह सामने की तरफ होगा। और यहाँ पर धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह धन आवेश से क्या होगी, दूर होगी, धन आवेश से दूर। तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वेक्टर ई वह धन आवेश से क्या होगी, दूर होगी। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला कि इस बेलन के सिरे पर जो बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल है वेक्टर डी ए वह और जो वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई दोनों परस्पर समांतर हैं। दोनों परस्पर क्या है, समांतर हैं। वैसे ही इधर हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट P डैश है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगा वह किधर होगा, लेफ्ट दिशा में होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा हो गया वेक्टर डी ए, क्या हो गया, वेक्टर डी ए। और क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगा, वेक्टर ई हो गया। और हम लोग मानेंगे इसके पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया जाएगा। इसके पृष्ठ पर यहां पर जो है क्षेत्रफल की जो दिशा होगी पृष्ठ पर लिया गया है तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर होगी।
पृष्ठ पर लिया गया छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, तो उसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल लिया जाएगा इसकी जो दिशा वेक्टर डीए होगा वह ऊपर की तरफ होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होगा, राइट की तरफ होगा या लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये हो गया वेक्टर ई। तो यहाँ पर इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि बेलन के दोनों सिरों पर, बेलन के दोनों सिरों पर वेक्टर डीए और वेक्टर ई परस्पर समांतर हैं, और बेलन के वक्र पृष्ठ पर जो वेक्टर डीए और वेक्टर ई हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। हम लोग मान लेते हैं इस बेलन से r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इस अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर के निकट r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसमें एक लाइन लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है, एक बार हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक लाइन हम लोग यही लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना लिखना पड़ेगा चित्र के नीचे। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार और सुनिए। माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट r दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो देखिए, मान लीजिए बेलन के पहले सिरे पर जो वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे हम लोग मानेंगे बेलन के सिरे पर वैद्युत फ्लक्स φ1 है। क्या माना जाएगा, φ1। और यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है बेलन के वक्र पृष्ठ पर वो मान लीजिए φ3 है। और यहाँ पर बेलन के जो दूसरे सिरे पर वैद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वह क्या है, φ2 है। यानी बेलन के पहले सिरे पर वैद्युत फ्लक्स φ1 माना गया है, बेलन के दूसरे सिरे पर वैद्युत फ्लक्स φ2 माना गया है, और बेलन के पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या माना गया है, φ3 माना गया है। अच्छा, यह जो बेलन बनाया गया है इस बेलन को कहा जाता है गॉसियन बेलन। क्या बोला जाएगा, गॉसियन बेलन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन बेलन कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला। क्या निकालना है, संपूर्ण निकालना है यहाँ पे संपूर्ण गॉसियन बेलन से, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखिए क्या लिखा गया है कि संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उसे लिखा जाएगा φe से, और यह होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। φ1 क्या है, बेलन के पहले सिरे पर वैद्युत फ्लक्स, φ2 क्या है, बेलन के दूसरे सिरे पर वैद्युत फ्लक्स, और φ3 क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। तो अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यहां पर भी वैद्युत फ्लक्स है तो इसका भी फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और यह भी वैद्युत फ्लक्स है तो यहां पर भी फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो वैद्युत फ्लक्स का यह सूत्र होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए तीनों जगह लिख देना है, क्योंकि बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला यानी गॉसियन, क्या लिखा गया है, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वह बेलन के पृष्ठ से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, बेलन के पृष्ठ से, तो इसका पृष्ठ समाकलन होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो हम बताएं पृष्ठ समाकलन के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए मतलब कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। ए इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग इसका पृष्ठ समाकलन कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है, पृष्ठ समाकलन किया जा रहा है। तो अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है, बार बार हम बताते हैं वेक्टर हटाना। तो हम लोग वेक्टर हटाएंगे तो इसके साथ में क्या आएगा, ई डी ए cos थीटा, ये सब बता दिया गया है। प्लस यहां पर भी हम लोग वेक्टर हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ई डी ए इंटू क्या आएगा cos थीटा, प्लस यहां पर भी वेक्टर हटाइए
तो ई डी ए इंटू क्या आ गया कॉस थीटा। तो अब देखिए फाई 1 क्या था, बेलन के पहले सिरे पर वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए बेलन के पहले सिरे पर वेक्टर डी ए और वेक्टर ई परस्पर क्या है, समांतर है, तो वहां पर कोई कोण नहीं बनेगा। तो थीटा का मान क्या लिखना है, 0। क्या लिखना है, 0। तो यहां पर हम लोग 0 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन आप हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश प्लस फाई, यह क्या है, फाई 2 का वैद्युत फ्लक्स है, और फाई 2 क्या है, बेलन के दूसरे सिरे पर वैद्युत फ्लक्स। तो दूसरे सिरे पर भी वेक्टर डी ए और वेक्टर ई परस्पर क्या है, समांतर है, तो यहां पर भी थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे हम लोग ई डी ए कॉस 0 अंश प्लस यह हो जाएगा ई डी ए कॉस, अब देखिए यह फाई 3 क्या था, बेलन के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। तो बेलन के पृष्ठ पर वेक्टर डी ए और वेक्टर ई परस्पर क्या है, लंबवत है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री लिख देना है, 90 अंश लिख देना है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो यहां से अब क्या करना है, अब हम लोग मान भरेंगे। मान आप लोगों को भी पता होगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए फिर कॉस 0 अंश का मान 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो इस तरह से फाई ई इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए ई डी ए। एक ही चीज 2 बार है, तो जोड़ा जाएगा तो 2 बार मिलेगा जो, तो जोड़ने पे क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा 2 और इंटीग्रेशन आप हो जाएगा ई डी ए। अब देखिए समाकलन जो है ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ए के सापेक्ष हो रहा है, तो ई अचर पद हो जाएगा, और इस ई को क्या कर लेना है, बाहर। ई को कहां लिखना है, बाहर लिखना है। तो फाई ई इक्वल टू मिलेगा 2e और यहां बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इस तरह से फाई ई इक्वल टू मिल गया 2e और डी ए का इंटीग्रेशन ए होता है, यह बार बार हम बताया जाता है, हर एक वीडियो में बताते हैं कि डी ए में इंटीग्रेशन होगा, डी हट जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो यहां पर गॉस के प्रमेय की सहायता से निगमन करना था यह। तो अब हम लोग इसमें लगाएंगे गॉस का प्रमेय। क्या लगाना है, गॉस का प्रमेय। तो लिखेंगे हम लोग गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय बताया गया है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, या इसी को लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, अच्छा यहां पर लिखा जाएगा चूंकि आवेश इसके पृष्ठ पर फैला है, तो यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा आया है, और बताया गया है कि सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू अपान ए। तो यहां पर देखिए, तो अगर हम लोग तिर्यक गुणा करें यहां से, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर जो क्यू है उसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, अच्छा एक मिनट, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, सॉरी। तो यहां पर देखिए क्यू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, और नीचे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो लिखना है समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 को ध्यान से देखा जाए तो दोनों का पहला पक्ष बराबर है, तो दोनों का दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। यानी यहां से मिलेगा 2e a
इजकल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सॉरी एफ सिग्मा इंटू ए अपान क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए ए से ए कट गया, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे इजकल टू, तो सिग्मा अपान 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है फार्मूला। अगर अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर है, क्या है, कोई अगर अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक चादर है, तो उस चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो होगा इजकल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इतने का ही डेरिवेशन करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग। चलिए देखिए, गाउस प्रमेय का तीसरा जो अनुप्रयोग है वह तीसरा अनुप्रयोग लिखा गया है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक कोई प्लेट है, उसके कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं हम लोग यह अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशित चालक प्लेट है। यह क्या है, अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशित चालक प्लेट है। आज इसको थोड़ा कलर कर देना है अच्छा से खूब, यह जो भी है पूरा ब्लैक कलम से या कोई भी किसी भी कलम से अगर आप लोग ब्लैक करना चाहते हैं, पूरा इसे पेंट करना चाहते हैं, इसे पूरा पेंट कर देना है। हम पूरा पेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इसे पूरा पेंट कर लीजिएगा। एक भी खाली स्थान न दिखाई दे, एक भी खाली स्थान न दिखाई दे, इसे पूरा पेंट कर लेना है। हम इसे पूरा पेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्याही बहुत खत्म होगा। तो अब देखिए, मान लेते हैं हम लोग यह अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कोई चालक प्लेट है। अब यह जो चालक प्लेट है वह दो चादरों से मिलकर बना होगा। मान लीजिए चादर फर्स्ट हो गया और यह चादर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, और इस चादर के बाहर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जो आवेश है, आवेश यह चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है। आवेश कहाँ फैला है, इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तो आवेश इस चालक के पृष्ठ पर फैला है, तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा आएगा। तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा, यहाँ पर भी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा। तो बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर जो चालक प्लेट है वह दो चादरों से मिलकर बना है, चादर फर्स्ट और चादर सेकेंड। तो जो चादर फर्स्ट के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर, उसकी जो दिशा होगी वह किधर होगी, धन आवेश से दूर होगा। तो मान लेते हैं चादर फर्स्ट के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वेक्टर E1 है, और इसकी दिशा किधर होगी, राइट की तरफ होगी, क्योंकि धन आवेश से दूर होगी। और वैसे ही हम लोग मानेंगे चादर सेकेंड के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 है, और उसका भी दिशा किधर होगी, राइट की तरफ होगी, यानी धन आवेश से दूर होगी। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए E2 हो गया और इसकी दिशा किधर होगी, राइट की तरफ होगी। तो बिंदु P पर वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही है। तो हम लोग इसमें दो चार लाइन लिखेंगे माना वाना। तो माना में क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, लिख दे रहे हैं अनंत विस्तार की, क्या लिखना है, माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशित चालक प्लेट, एक समरूप आवेशित चालक प्लेट जिसकी बाहरी पृष्ठ पर क्या लिखना है,
आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। फिर हम लोग लिखेंगे माना चालक प्लेट, माना चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर, एक ओर ठीक बाहर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र को देख कर लिखना होता है। तो क्या लिखा गया है कि माना अनंत विस्तार की, क्या लिखा गया, माना अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशी चालक प्लेट जिसकी बाहरी पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। देखिए सिग्मा लिखा गया था। फिर क्या लिखा गया है कि माना चालक प्लेट के एक ओर, चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर एक बिंदु क्या है, P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना लिखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो फिलहाल अभी इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए डेरिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो डेरिवेशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि चादर फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, चादर फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही यहां पर लिखेंगे हम लोग कि चादर फर्स्ट के द्वारा, चादर फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए चादर फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह वेक्टर E1 माना गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो चादर फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वेक्टर E1 हो जाएगा। वेक्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ E1 लिख देना है। और अभी बताया गया है इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था, जस्ट इसके पहले वाला दूसरा जो डेरिवेशन है गाउस प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है, उसमें हम लोग अनंत विस्तार के एक समरूप आवेशी चालक प्लेट लिए थे। तो उसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, क्या होता है, अभी सिद्ध हुआ था कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वही सूत्र यहाँ पर लगेगा। अभी पढ़ाया गया है ना, यहाँ पर लिख देना कि चूंकि वेक्टर ई, चूंकि ई बराबर सूत्र होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूले का निगमन बताया गया था। तो वैसे ही मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी फार्मूले के अनुसार लिखा गया है। तो हम लोग निकाल दिए कि चादर फर्स्ट के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैसे ही निकालेंगे हम लोग कि चादर सेकेंड के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या निकालना है, अब लिखेंगे हम लोग कि चादर सेकेंड के द्वारा, चादर सेकेंड के द्वारा बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए चादर फर्स्ट के सेकेंड के द्वारा बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 माना गया है, वेक्टर E2। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से E2 बराबर हो जाएगा, सूत्र यही लगेगा चादर के लिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों एक ही दिशा में हैं। जब वेक्टर E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो जब भी परिणामी तीव्रता निकाला जाता है तो दोनों को ऐड किया जाएगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो चलिए अब इतने का
स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर लिखना क्या है, लिखना यही है कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा गया है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू, यह दोनों को जोड़ देना है, E1 प्लस E2। और देखिए E1 का मान समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 2 अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का मान समीकरण 2 से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, हर बराबर है, और ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा। तो जोड़िएगा तो सिग्मा और सिग्मा जोड़ने पर आएगा 2 सिग्मा, और नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट गया। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यह जो फार्मूला आया है, अनंत विस्तार की अगर कोई समरूप आवेशित चालक प्लेट रहेगा तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है चालक प्लेट के कारण, कोई अगर चालक प्लेट है तो चालक प्लेट के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग और तीसरा अनुप्रयोग पढ़ चुके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।